हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं होमोजीनियस, जो कि इसका दूसरा नाम है यूलर-कॉची इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपने CFPI थोड़ा सा भी जान रखा है, पढ़ रखा है, प्रीवियस के लेक्चर आपने देख रखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। हमारा जो टॉपिक का नाम रहेगा होमोजीनियस यूलर-कॉची इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो, होमोजीनियस जो है ना, कुछ ऐसा है जिसकी आपने पहले CF में पढ़ रखा है ना। जैसे कि आपने ये पढ़ रखा है D इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, D अपॉन DX को हम क्या बोलते थे, कैपिटल D बोलते थे। और वहां से हम M से रिप्लेस करते थे, इस तरह से चीजें हम करते थे। वहां पे हमारा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता था। तो उसी को ध्यान रखते हुए क्या हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे सपोज कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर लिख रखा होगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख रहे होंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स डी अपॉन डी एक्स। इस तरह से क्वेश्चन कुछ लिखा होगा। सपोज साइन एक्स प्लस ई की पावर जेड, नहीं सॉरी ए की पावर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन लिखे होंगे। तो इसे आपको सॉल्व कैसे करना, समझना कैसे, देखो सिंपली समझो। जहां इस केस में हम क्या करते हैं, जो एक्स है ना, वो एक्स की जगह पे हम लेट क्या करते हैं इसमें, इस केस में एक्स की जगह पे हम लेट करते हैं इसमें ई की पावर जेड। ऐसे क्वेश्चन में होमोजीनियस में, अब बोलोगे होमोजीनियस को हम पहचानेंगे कैसे, हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम कैसे किसी को भी कैसे लेट कर लेंगे जो ई की पावर जेड लेना है। समझना है आपको सही से। ये चीज देखो, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख रखा है, मल्टीप्लाई में एक्स है। यहाँ पे एक्स लिखा है तो एक ही बार डेरिवेटिव है। सपोज और क्वेश्चन क्या बन सकते थे, एक्स की पावर 3 लिखा होता और यहाँ पे डी क्यू लिखा होता, वाई अपॉन डी एक्स का क्यू। मतलब क्या होगा, जितना यहाँ पे पावर इसके होंगे ना, इसके मल्टीप्लिकेशन होंगे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ये एक्स ना को एक्स प्लस 1 लिखा होता, ये लॉग एक्स प्लस 1 ही लिखा होता, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो चीज होगा ना, उसी का यहाँ पे क्यूब भी होगा, उसी का वहां पे पावर भी होगा। ठीक है, उतने ऑर्डर का ये होगा, उतने टाइम वो मल्टीप्लाई, उसका डिग्री कह रहा हूँ इसका। पहली बात तो डिग्री ऑर्डर समझो। डिग्री होता है जिसके उसके कितने पावर है, पावर को हम बोलते हैं डिग्री। और ऑर्डर मतलब कितने टाइम्स वो डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी हो। यहाँ पे 4 एक्स की पावर 4 होता ना, तो एक्स की पावर 4 वाई एस लिखा होता और डी एक्स की पावर 4 एस लिखा होता। अब इतना चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं, तो इरेज ही कर लेते हैं ऐसे। हाँ, तो ये चीजें क्लियर है। तो अब आते हैं हम इस पे अपने पॉइंट पे। तो हमने क्या जाना अभी तक, हमने ये जाना है जो x को हमें लेट करना है। ऐसे केस में हमें कैसे पहचानना है, कैसे ऐसे हमें देखना है, उसके पावर से मल्टीप्लाई, उसके जितने जो भी टर्म है उतने उसके डिग्री है, उसके पावर है, और उतने टाइम्स वो डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे देखो 2 पावर है तो 2 बार डेरिवेटिव है, 1 पावर है तो 1 बार डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसे अपने लेट कर लिया, एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड लेट कर लिया। देखो इसे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेक दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। तो लॉग लेंगे तो लॉग एक्स आ जाएगा, ये इक्वल टू इसे लेंगे तो लॉग ई की पावर जेड आ जाएगा। अब देखो लॉग एक्स है ही, और ये जेड जो भी पावर, जैसे कि लॉग एक्स की पावर 5 लिखा हो ना, तो इसे लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 आगे आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, वो जो पावर होते हैं मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं उसके। तो उसी हिसाब से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जेड आगे आ गया, लॉग ई आ गया। आपको पता हो तो लॉग ई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये लॉग का केस होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1, तो ये आ गया जेड। यानी कि सिंपली लॉग एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जेड आ गया। अब हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन में, जहां पे जेड लॉग एक्स होगा वहां पे हम जेड रख देंगे। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये एक्स इक्वल टू हमें पहले स्टार्टिंग में लेट करना है, एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड। और यदि कहीं पे लॉग एक्स लिख रखा है तो उस केस में हम वहां पे जेड की जेड लिख देंगे। अब हमारा जो वेरिएबल बन गया वो जेड के टर्म्स में बन गया। ठीक है, अब जो हमारा वेरिएबल्स बन गया वो जेड के टर्म्स में बन गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं तो कैसे। मैं क्वेश्चन आपको ये बुक में बार बार बता देता हूँ, एनपी वैली से मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगे। और
कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 3, और एक चीज मैं अभी नहीं बताया हूँ जो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा आपको। क्वेश्चन हमारा पास है x सॉल्व लिख रखा है x की पावर 3, और देखो पहचान में आ गया ना, ये जितने टाइम्स वो पावर है उतने टाइम्स वो डेरिवेटिव भी है, और dx का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और लिख रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस का 2y, और लिख रखा है 10 इंटू में x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिख रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या समझा है, इसको पहचानेंगे वो कैसे, ये होमोजेनियस या कॉची के क्वेश्चन है। आपको पावर देखने हैं और उसके टाइम से डेरिवेटिव पावर देखने हैं। देखो x की पावर 2 है ना, यहाँ पर 2 मत देखो, 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 2 और फिर उतने टाइम्स डेरिवेटिव, देखो 2 है तो कोई कांस्टेंट है तो वही मल्टीप्लिकेशन है। हमने आपको क्या समझाया, जो आपको e की पावर x इक्वल टू आपको लेना है e की पावर z लेना है, जहां पे भी x होगा वहां पे e की पावर z आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस केस में ये आपको समझ में आ गए। और एक चीज जो नया है वो मैं बता दूं, जहां पे एक्स स्क्वायर लिखा होगा, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, या सपोज एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा होता, या लॉग एक्स प्लस 1 लिखा होता, इस तरह से स्क्वायर लिखा होता। ठीक है, उस केस में जो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे जो फॉर्मूले बनेंगे डी के टर्म में जो बनेंगे, उसको कैसे लिखोगे आप, डी इंटू, नहीं पहले इसे समझते हैं, जैसे सिंपल लिखा है x लिखा है dy अपॉन dx लिखा है, सिंपल ऐसे लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे d बोलेंगे। ठीक है, सपोज एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर लिखा है, तो देखो एक पावर बढ़ गया ना, तो उसे कैसे लिखते हैं, d और d माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और देखो देखते जाओ, कंफ्यूजन होगा अभी, नया चीज है ना, x की पावर क्यूब है और d की पावर 3 y अपॉन डी एक्स का क्यूब है, तो क्या होगा, d माइनस 1 था और d माइनस 2 हो जाएगा, तो d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2। और समझो यहाँ पे पावर 4 लिखा होता, x पावर 4 लिखा होता, तो x d की पावर 4 y डी एक्स की पावर 4, तब क्या करते हैं d d माइनस 1 और d माइनस 2। अब खुद ही समझ में आ रहा होगा आपको हम कर क्या रहे हैं, जितने पावर होंगे उतने टाइम्स वो उससे एक कम माइनस चलता रहेगा। देखो पहले केस में हम देखें, इसमें सिंपल x डी है तो इसको हम d लिखेंगे, 2 था तो हम उसको d इंटू में d माइनस 1 लिखेंगे, 3 था तो d लिखेंगे, फिर d माइनस 1 एक, फिर d माइनस 2 तक ले जाएंगे, 4 है तो वहां पे 3 तक माइनस करेंगे, d इंटू में d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3, इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, ये आपको समझने होंगे। 3 है तो कैसे लिखेंगे, पहले एक d लिखेंगे, फिर d माइनस 1 d माइनस 2, मतलब ये समझो एक कम करके हमें को माइनस करना है वहां तक। सिंपल d x लिखा है तो वहां पे सिंपल d आएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर लिखा है तो d माइनस 1 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 बार, तो देखो 2 है तो 2 बार, 3 है तो 1 2 3, 4 है 1 2 3 4, बस माइनस 3 तक चलेगा। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अब। ठीक है, तो हम इसे समझ लिए हैं, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आगे, अब इस पे आते हैं, पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे इसे कैसे लिख सकते हैं हम, d लिखेंगे, d माइनस 1 लिखेंगे, 3 बार आएगा, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और फिर d माइनस 2 लिखेंगे, 4 होता तो एक बार d माइनस 3 तक चला जाता है। ठीक है, ये चीज इसके लिए हो गया, और y तो है ही, तो y तो बाहर में कॉमन, देखो 2 है तो 2 लिख लिया, देखो एक्स स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पे, तो एक तो d ये आ गया। ठीक है, और फिर d माइनस 1 आ गया। ठीक है, फिर प्लस 2 है और y को अपने बाहर ले लिया, और हमने आपको क्या बताया था, इससे 10 लिखोगे, और x की जगह पे हमने क्या बोला था आपको, e की पावर z लेना है, e की पावर z हो गया, प्लस 1 अपॉन e की पावर z आ जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करें इस पार्ट को, तो 10 e की पावर माइनस, ये तो प्लस का ही रहेगा, ये e की पावर z, और प्लस ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन में है, तो 1 अपॉन में कुछ भी तो माइनस में चला जाता है, तो e की पावर माइनस z चला जाएगा। ये हो गया, ये तो राइट हैंड टर्म ये हो गया, जो कि हम PIMS जनरली सॉल्व करेंगे। अब
आपको कुछ याद आ रहा हो तो जैसे कि हमने क्वेश्चन कुछ ऐसा किया था, जो मैं पी आई के क्वेश्चन ई की पावर एक्स लिखा होता था, ई की पावर 2x लिखा होता था, तो उसको हम पी आई कैसे सॉल्व करते थे। एक्स का जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके नीचे में हम लिख देते थे उतने। जैसे कि इस केस को हम सॉल्व करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। ये तो पूरा डिलीट ही हो गया, कंट्रोल जेड आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे। अब यदि आपने पिछले सारे लेक्चर देख रखे होंगे तो एक्स के टर्म में हम इसे सॉल्व करते थे, जो कि आप सॉल्व कर लोगे आप। अब फर्दर आते अपने टॉपिक पे, तो इसे डी के टर्म में सॉल्व तो कर सकते हो ना आप। डी के टर्म में सॉल्व तो सिर्फ डी स्क्वायर हो जाएगा, डी की पावर क्यू हो जाएगा, और 2d स्क्वायर हो जाएगा 2d, और हो जाएगा ये। और इससे मल्टी सॉल्व करके आप लिख लेना जो भी कुछ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक नहीं है। तो इसे सॉल्व करने का जब इसे सॉल्व करोगे, फर्दर कैलकुलेट करोगे इसे, तो जो वैल्यू आएंगे वो लिख देता हूँ डायरेक्ट में। ये आएगा डी का क्यू माइनस, देखो मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी नहीं समझा रहा, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा ना मेरे को, जो सॉल्व अप्रोच कैसे रखनी है, सॉल्व कैसे करनी है, सारी चीजें मैं ही कर दूं, ये भी कैलकुलेशन में करूं एक एक करके, फिर ले जाओ आधे घंटे तक, तो वो सही नहीं है, ठीक है। और हमारा जो आया ये 10 इंटू में ई की पावर जेड और प्लस ई की पावर माइनस जेड, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास। अब आपको पता हो कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर हमने आपको यूज करना बताया था, जो एज इन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेटर से इस 3 डिग्री की वैल्यू है, उसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकालोगे। अब देखो जो हमने पहले पढ़ा था ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते थे, एम की जो वहां पे डी होता था वहां पे हम एम से रिप्लेस कर देते थे डी की जगह। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा एम का क्यूब माइनस एम स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे, एम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे, तो एम की जो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, फिर इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करना आपका काम है। एम की जो वैल्यू आएंगी कुछ आएंगे, ये माइनस का 1 आएगा, और दूसरा जो आएगा ये 3 वैल्यू आएंगे क्योंकि क्यूब है यहाँ पे, तो 1 प्लस माइनस और ये आई। बाकी ये सब सॉल्व करना नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ, क्योंकि आपने पीछे के लेक्चर नहीं देख रखे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके पास साथ है, तो सॉल्व से करो। तो ये आ गया हमारा, तो 3 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। एम की जो वैल्यू हमारे पास आई है -1 और 1 प्लस माइनस इमेजिनरी टर्म। इमेजिनरी टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, तो इसे छोड़ो, आगे जाते हैं। देखो तो अब इसे जब आगे आएंगे इसे डिलीट कर लेते हैं। तो हमारा जो m की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है -1 और प्लस माइनस ये आया। इसे भी सॉल्व करना आई थिंक ठीक नहीं है, क्योंकि ने सब चीज बता रखा है, फिर भी बता रहे हैं आपको। चलो CF यहां से जो निकालोगे, जब CF यहां से निकालोगे तो देखो e की पावर C1 e की पावर माइनस, यहां पे x नहीं होगा, यहां पे x नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब जो चीजें आई हैं वो हमारा z के टर्म में आ रहा है, ठीक है, वो z के टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा ये सॉल्यूशन आएगा किसके टर्म में आएगा, कहा गया वैल्यू, तो वैल्यू भी खो गया, अब थोड़ा वेट करना, ठीक है, आ गया। अब ये जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वो हमारा z के टर्म में आया, क्योंकि हमने जो बोला था जहां पे x लिखा था वहां पे हमने बोल दिया e की पावर ये z है सॉरी। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, x की पावर e की पावर z हमने बोल दिया, तो अब ये जो हमारा आंसर आएगा वो z के टर्म में आएगा, तो ये z आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे पावर कितने 1 है, इसकी पावर e की पावर कितना जाएगा 1, x नहीं आएगा, यहाँ पे z आएगा, और फिर यहाँ पे जो भी इमेजिनरी टर्म था उसको साइन x और cos x के टर्म में लिख देते हैं, तो साइन x 1 की इसकी वैल्यू 1 है, तो x 1 आ जाएगा, यहाँ पे C3 आ जाएगा, C2 आ जाएगा प्लस C3 नहीं C2 आएगा, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2। वैसे ये सब सारी चीजें हमने बता रखी है आपको, बहुत डेप्थ में बता रखी है, फिर भी बता रहे हैं आपको। और ये C3 साइन ये cos x यहाँ पे cos x आ जाएगा, तो ये हमारा CF आ गया। ये z के सॉरी ये z के टर्म में आ गया, मैं खुद ही मिस्टेक कर रहा हूँ, पर आपको समझने होंगे। ये जो कैलकुलेशन हमारा आएगा, जब भी होमोजेनियस के क्वेश्चन आएंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो z के टर्म में आता है, इसे हम बाद में रिप्लेस कर देंगे,
ठीक है, इसमें हम बाद में रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा जो दूसरा आया था, जो पी आया था राइट हैंड साइड में, जो वैल्यू आई थी हमारी, वो आया था कुछ 10 इंटू में ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड आया था, ये हमारा आया था। तो इसे हम पी निकालेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी, लिखना पड़ेगा फिर से, जो हमारे पास ऐसा कुछ था, डी का क्यू माइनस 2, नहीं सॉरी, डी स्क्वायर प्लस 2, ये था ना, और ऐसा ये इसको इक्वल में ये लिखा हुआ था। देखो यहां से आप कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो इसके नीचे में पी कैसे निकाल देते हैं, हम पी निकालते हैं, ये भी जो भी टर्म है उसको इसके नीचे में ले देते हैं, तो ये आ जाएगा 10 ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड, और इसके नीचे में ये आ जाएगा डी का क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 2। और हम क्या करते थे इस केस में, जहां पे इसे इरेज करना पड़ेगा पहले, देखो तो इसे हम पी कैसे निकाल देते हैं, खिचड़ी बन गई है और समझ में तो आ ही रहे होंगे। देखो पी कैसे निकालते थे, इसे हम कैसे सेपरेटली लिख सकते हैं, 10 और ई की पावर जेड और डिवाइड में डी का क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 2, फिर इसको लिखेंगे ई की पावर माइनस जेड और डिवाइड में डी का क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 2। और हमें और क्या करना है, जहां पे जेड जेड लिखा है उसका कांस्टेंट जो भी हो वहां पे डी की जगह पे हम रख देंगे। तो रखते हैं इसे, अरे और पॉइंट से इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट वाला ही ठीक था, ये दिक्कत करते हैं। हाँ तो 10 और जो भी जेड के जो कांस्टेंट है ना वहां पे डी की जगह पे आ जाएगा, डी की पावर जेड, और ये आ जाएगा कितना है, डी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1, फिर 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस जेड, और जो भी यहाँ पे कितना -1 है ना, तो -1 का क्यूब कर देंगे, और माइनस फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2। और इसमें एक चीज और हमने आपको बताया था, जब ये 0 आ जाता है उस केस में हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी वेरिएबल्स के साथ। तो वो सब चीजें आपने देख रखी है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, नहीं देख रखे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है, 10 ई की पावर जेड, यह हमारा आ जाएगा ये 1 से 2, और प्लस ई की पावर माइनस जेड, और ये आ जाएगा 1 का क्यूब -1 आ जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका -1, क्योंकि स्क्वायर है तो ये तो माइनस और माइनस लगा हुआ है प्लस 2। अब इस केस में देखो ये पार्ट 0 हो गया, तो जिस पार्ट में 0 होता था मैंने आपको बता रखा है, जो उस केस में इस वाली टर्म का ये तो हमारा यही आंसर आएगा, ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला तो ठीक है, ठीक है इतना। इस वाले केस में क्या करेंगे हम, इस वाले केस में हम करेंगे जेड से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारा ये 0 आ गया, हमें ये चीज पता चल गई, ये कैलकुलेशन करके पता चलेगा आपको। तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को एक बार डेरिवेटिव करेंगे, और जो वेरिएबल है उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे x का मल्टीप्लाई करते थे ना पहले हम, तो अब क्या करेंगे z से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज ध्यान रखना है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो z से मल्टीप्लाई हो गया, और e की पावर माइनस जेड तो है ही, फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो d का क्यूब था तो ये आ जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। ये वाला तो पार्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है, इसे लिख लेना, इंटू में 10 यहाँ पे कर लेना, ठीक है, और इसे अलग रख लिया। फिर देखेंगे सॉल्व करके, जब -1 रखोगे तो -1 यानी कि 3, तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 3, -1 रखेंगे तो प्लस का 2 प्लस का 2, तो कुछ ये 7 9, ये कुछ 9 करके वैल्यू आ रही है। मैं मैच कर लेता हूँ वैल्यू पर, क्योंकि आंसर भी नहीं आते ना, तो फिर बोलने लगोगे कि इसके आंसर तो आए नहीं आपके, गलत सलत बता दिया। कॉन्सेप्ट तो वही लगने हैं, बाकी कैलकुलेशन प्लस माइनस हो सकते हैं, तो वैल्यू भी मैच करना पड़ता है। तो ठीक है, 3 का स्क्वायर 2, अच्छा हाँ सॉरी, ये जेड नहीं है 2 है, तो ये भी 0 हो जाएगा ना, डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये कैलकुलेशन तो कर ही लेना यार, ये पावर जेड और 3, ये आ जाएगा 2 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा ये हमारा पी आई और प्लस सी एफ को हम ऐड कर देंगे। देखो आपने यदि सी एफ पी एफ के बारे में पढ़ रखा है तो ये होमोजेनियस इक्वेशन आपके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं था जो मेन चीज थे। और हाँ एक चीज और, इसमें जहां पे जेड के टाइम में आपके आंसर आ गए,
अब क्या करना आप इसमें लास्ट में, जब y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखोगे ना, जब इस केस में हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू जो आता है सी एफ प्लस पी आई, तो ये जो सी एफ आया था, जो सपोज क्या ऐसे कुछ आया था, e की पावर माइनस जेड आया था, प्लस सी टू साइन एक्स प्लस सी थ्री कॉस एक्स नहीं जेड है सब, ये जेड, और फिर पी आई की जो वैल्यू हमारे पास आई थी, पी आई की वैल्यू क्या आई थी, पता नहीं क्या आई थी, तो जो भी जेड की टर्म में यहाँ पे आया था ना, तो वहां पे क्या करना है आपको, हमने आपको बोला था x इक्वल टू ई की पावर जेड रखना है, तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, ई की पावर जेड रखना है। और फिर हमने इसको सॉल्व किया था, तो क्या लिखा था हमने, लॉग लिया था, तो लॉग एक्स लॉग जेड इक्वल टू हमारा आया था, नहीं जेड इक्वल टू आया था हमारा लॉग एक्स आया था कुछ, तो जेड की जगह पर हर जगह आपको क्या करना है, लॉग एक्स लिख देना है। ठीक है, मैं मैच कर लेता हूं एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक लिख रखा है। तो क्या करना है, सिंपल क्या करना है, जहां पे अपने जेड रखा है, जहां पे जेड एक्स होगा वहां पे क्या करना है आपको, जेड रखा है वहां पे लॉग एक्स रखना है, और ई की पावर जेड है वहां पे एक्स रखना है। सिंपल इतना करना है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको। y इक्वल टू सी एफ प्लस, ये काफी लेंदी हो गया, रीजन यही है क्योंकि सी एफ पी आई आपने पढ़ रखा है, तो फिर तो सही है, एक चीज को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो लॉग जहां पे लिखा होगा लॉग क्या था, लॉग एक्स जेड, जहां पे जेड लिख रखा होगा वहां पर लॉग एक्स लिखना है, और दूसरा ई की पावर जेड एक्स इक्वल टू, नहीं सॉरी ई की पावर जेड था, क्या था, एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड, ये था। जहां पे ई की पावर जेड है वहां पे आपको एक्स रखना है, और जहां पे जेड है वहां पे लॉग एक्स लिखना है। ये दोनों चीजें समझनी है आपको। ठीक है, इतना रिप्लेस कर दो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, काफी टाइम ले लिया इस वीडियो ने, और ये पावर पॉइंट का भी इशू है, नहीं तो काफी चीज खत्म हो जाती। और मैं इसको एंड करता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूंगा कुछ क्वेश्चन और बता दूं, ताकि ये कंफ्यूजन जो भी हो आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या चीजें हमें क्लियर करनी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।